वेलकम बैक। सेठी साहब, आपने सिमिलैरिटीज़ तो बता दी कि हम इनके इंटरेस्ट कहाँ मिलते हैं, कोइंसाइड कहाँ करते हैं, इख्तलाफ कहाँ है इन जो प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स इनका? जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि MQM और ANP नहीं चाहते कि नया इलेक्शन हो जाए। कौन चाहता है इलेक्शन हो जाए? कम ही लोग चाहते हैं ना। कोई ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो हुकूमत में है, तो जो लोग भी हुकूमत में है वो तो ये नहीं चाहेंगे ना कि इलेक्शन हो। तो ANP और MQM और PPP तो नया इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए वो इस हुकूमत के साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक इम्पॉसिबल नहीं है। अब आप आइए, इलेक्शन चाहता कौन है? जाहिर है मियाँ साहब चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं इलेक्शन हो। मगर अगर इलेक्शन होती है तो अंडर किस कंडीशंस के अंडर इलेक्शन होगी? अगर से कल ये जरदारी साहब को धक्का लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जरदारी साहब कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, चले ठीक है मैं जाता हूं, मगर जाने से पहले मैं प्राइम मिनिस्टर को कहता हूं कि भाई अनाउंस करो नई इलेक्शन। ये तो प्राइम मिनिस्टर का हक है ना। हाँ, exactly. वो कह सकते हैं जी हम नई इलेक्शन कॉल कर रहे हैं, हम अवाम के पास वापस जा रहे हैं, ये कानूनी हक है उनका। बिल्कुल। तो क्या होगा? एक नई इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल ठीक। तो क्या वो 17th अमेंडमेंट का क्या होगा? कुछ वो तो रह गया ना। रह गया, बिल्कुल। तो इसका मतलब है अगर 17th अमेंडमेंट रह जाता है और नई इलेक्शन की तरफ आप चले जाते हैं, और जरदारी साहब अभी भी प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, वो तो 5 साल के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के लिए बैठे हैं। तो इलेक्शन जब कॉल हो जाती है, ना इंपीचमेंट हो सकती है, ना कुछ भी नहीं हो सकता ना उसके बाद। तो फिर अगले 3-6 महीने तो आप यही करते रह जाएंगे। और अगली जो हुकूमतें आएंगी वो कैसी आएंगी? अगर आपका क्या ख्याल है कि ये इस मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, MQM फिर अपना वोट ले जाएगी, मौलाना अपने वोट ले जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आज 10 सीटें हैं तो 15 सीटें हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी की अगर आज 15 सीटें हैं तो 10 हो जाएंगी। इतना ही फर्क पड़ेगा ना, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो क्या इससे मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप वो वहीं रह गई, वो बार है। तो फिर आप जाएंगे कहां? वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो जाती और ये जो रुकावट है मियां साहब के रास्ते में ये खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक मियां साहब इतना आगे नहीं जाएंगे कि जरदारी साहब इलेक्शन कॉल कर ले। मियां साहब चाहेंगे कि जैसे ही 17th अमेंडमेंट खत्म होता है तो फिर वो पुश करेंगे कि इलेक्शन हो। उससे पहले वो उतना ही पुश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जितना प्रेशर में आए और 17th अमेंडमेंट रिमूव करें जरदारी साहब। अब जरदारी साहब को भी इस बात का पता है, उन्हें पता है यार कि इसको मैं जितना खींच सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को मैं खींचूं, क्योंकि अगर मैंने ये दे दिया, इनको रास्ता खोल दिया, तो फिर तो इनके रास्ते खुल जाएगा। फिर तो ये हर किस्म का धक्का, लॉन्ग मार्च क्या नहीं करेंगे। तो फिर मैं इलेक्शन कॉल करूंगा भी तो एक तो मैं हार जाऊंगा, दूसरा जो है मियां साहब आ जाएंगे। तो इसलिए धक्का लगाएंगे मगर घर को नहीं गिराएंगे मियां साहब उस वक्त तक जब तक 17th अमेंडमेंट खत्म नहीं होता। इसलिए 17th अमेंडमेंट आप देखें कब से ये बात चल रही है कि हो रहा है, कमिटीज बैठ गई, ये हो गया। आज भी ये जी रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं जी कि जल्दी हम ये करेंगे वो करेंगे। बात ये है, आप अगर जरदारी साहब की जगह पे हों तो आप इस चीज को लंबा खींचे, करना आपको पड़ेगा मगर आप खींचने की कोशिश करेंगे। आप नवाज शरीफ साहब की जगह पे हों तो आप जल्दी इलेक्शन नहीं जाएंगे, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अमेंडमेंट्स नहीं होंगे। इसीलिए आपको देखा आपने मियां साहब क्या कह रहे हैं, हमें मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहिए, हम डिस्टेबलाइज करना नहीं चाहते। ये सॉफ्ट ऑपोजिशन मतलब है, प्रेशर डाले जरदारी साहब के ऊपर। फौज भी यही चाहती है कि जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर इतना आ जाए कि वो खुद ही रास्ते से हट जाए, क्योंकि उनको निकालने का तरीका नहीं है और कोई। खुद वो चले जाए तो अलग बात है, मगर और क्या तरीका है? इंपीचमेंट आप कर नहीं सकते, ये धमकी है सारा वक्त कि जी आप अगर सोचते भी हैं इंपीचमेंट की तरफ, जरदारी साहब नई इलेक्शन कर लेंगे और खत्म होगी बात। फिर देखी जाएगी अगली पार्लियामेंट में क्या होता है और क्या नहीं होता। पहली बात। दूसरी चीज ये कि इंपीचमेंट इतनी आसान काम भी नहीं है, उसके लिए जिस किस्म की मेजॉरिटीज चाहिए ना वो इतनी आसान भी नहीं है। पीपल्स पार्टी अच्छी खासी तकड़ी पार्टी है वहां। तीसरी चीज ये है कि जुडिशरी के जरिए फिर कर सकते हैं, मगर अगर जुडिशरी की तरफ ये सहारा लेते हैं जुडिशरी का और किसी किस्म की पिटिशंस जरदारी साहब के खिलाफ एंटरटेन करते हैं, जुडिशल कू की बातें, वो जो जुडिशल कू की बात होती, तो देखिए फिर वो एक इतना खतरनाक रास्ता है कि वो रास्ता जो है ना उससे फिर वापसी नहीं है उस रास्ते से। अगर जुडिशरी इतनी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो अब प्रेसिडेंट्स को भी छुट्टी करानी शुरू कर दे, तो फिर इस मुल्क का मैं पता नहीं क्या होगा। सेठी साहब, एक सवाल है, फिर जो लोग ये कहते हैं कि ये जो करंट क्यास है, ये जो भगदड़ मची हुई है, इसको ये जो एक प्रॉब्लम है, लगता है कि जरदारी साहब के लिए एक प्रॉब्लम है, इसको जरदारी साहब
इसको फेंड ऑफ कर सकते हैं अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को एक फास्ट ट्रैक पर डाल दें कि जी 17वीं तरमीम के अंदर ये 58(2) वगैरह इनको फारिग करें, थर्ड टाइम प्राइम वाली बार है, इसको फारिग करें, तो फिर ये सारा जो एनआरओ का किस्सा है ये बिल्कुल अंडर द कार्पेट चला जाए। देखिए, एनआरओ की से हमने बात शुरू की, पहले उसको खत्म कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज चल सकता है और क्या नहीं चलेगा। एनआरओ तो आप देखिए ना कि अब वो पार्लियामेंट में वो नहीं, हालांकि जरदारी साहब की कोशिश थी कि अभी भी शायद मना लें। लास्ट डिच एफर्ट से आपको नहीं लग रहा? मेरा ख्याल है कि इसको अब भूल जाएं, अब ये लास्ट डिच एफर्ट फारग हो चुका है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बैटल होते हुए भी नहीं देखते नहीं। मेरा ख्याल है अब ये मुश्किल लगता है कि ये वापस पार्लियामेंट में आएगा, क्योंकि कुछ लोगों का एक ओपिनियन छोटा सा वो मैंने कहीं पढ़ रहा था सेठी साहब, मैं आप चाहूंगा आप भी बताएं। कुछ लोग कहते हैं जी कि उनके जो फायदे हैं वो 8 फरवरी के बाद लिए गए हैं, और क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ऑलरेडी पिटिशन हैं इसके खिलाफ, अगर ये वॉइड एब एन इशू हो जाता है फ्रॉम द इंसेप्शन, खत्म हो जाता है फ्रॉम द आउटसाइड, तो फिर जरदारी साहब के कैंडिडेचर के ऊपर बातें हैं। हाँ, तो नहीं, वो कहने की तो बड़ी बात है ना। मैंने आपसे कहा ना, फिर जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा ना। तो जुडिशरी की पोलिटिसाइजेशन आगे इतनी हो चुकी है और भी हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है, बट ये बड़ी, मगर ये बड़ी पेचीदा किस्म का मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर एनआरओ अब पार्लियामेंट के जरिए नहीं खत्म करना, और ये सारे केसेस जो हैं, क्योंकि देखिए ना, अब मीडिया क्या कह रहा है, मीडिया कह रहा है जी कि फलाने के खिलाफ वारंट, फलाने को गिरफ्तार करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। अब इसमें भी पेचीदगी है। पहली बात तो ये कि केसेस वापस लौट आएंगे, यही होगा ना, केसेस वापस आ गए। अब प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, डिपेंड करता है किस किस्म की नौयत है केस की। तो अगर गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूट नहीं करेगी तो फिर अदलिया खुद तो प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता ना। अदलिया तो एविडेंस सुनता है, प्रोसिक्यूट नहीं करता। प्रोसिक्यूट पुलिस करती। पुलिस अगर हुकूमत के हाथ में है तो कैसे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी? तो अब यह देखना है कि हुकूमत क्या रवैया इख्तियार करती है, किस किस्म की कमेटी बैठाती है, किस किस्म के लोगों के खिलाफ केसेस जो हैं उनको आगे बढ़ा के ड्रॉप करवाती है, या बिल्कुल उनको छोड़ देती है कि कर लो जो करना है, केस है, कुछ नहीं हो सकता। कोई प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगी तो केस आगे कहां जाएगा? मतलब ये जो बातें होती है कि 28 नवंबर के बाद कई लोगों को बेल बिफोर अरेस्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इम्यूनिटी जो है जरदारी साहब को आर्टिकल 248 के तहत, बाकी जो रहमान मलिक साहब हैं और बहुत से लोग हैं जी कि इन लोगों के खिलाफ केसेस खुलेंगे तो उन्हें अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करानी पड़ेगी, नहीं तो इनके खिलाफ ये हो जाएगा। तो आप समझते हैं कुछ भी नहीं होगा? नहीं, कर लेंगे तो जमानतें ले लेंगे। जमानतें जो हैं वो तो एक बटन दबाए तो जमानत हो जाती है। वो तो रोक नहीं सकते ना, वो आपकी कानूनी राइट है जमानत। हाँ, बिल्कुल सही। वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जमानत ऐसे मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। तो फिर ये चीजें वैसी रहेंगी। जैसे आपने पहले भी तो देखा ना कैसे कैसे केसेस निपटते रहे और कैसे भुगतते रहे। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ी क्राइसिस नहीं है ये जो एनआरओ की है। हाँ, जरदारी साहब तो प्रोटेक्टेड है, बाकी लोग जो है कुछ लोग ले लेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ आ जाएंगे। ये भी जिसे कहते हैं ना, ये आगे बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर जुडिशरी इसको सीरियसली बहुत आगे ले जाना चाहिए, वो जो बात पहले की जाती है। चीफ जस्टिस साहब तो आजकल आपको पता है ये भी कहते हैं कि आप कर दें, ये पुलिस को ऑर्डर करते हैं कि जी आप एफआईआर काट दें, पुलिस को ऑर्डर करते हैं आप अरेस्ट कर लें। ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट, फिर टेंशन बहुत बढ़ जाएगी, एक क्राइसिस होगा। एक क्राइसिस, दैट विल बी द रियल क्राइसिस। द रियल क्राइसिस। अगर जुडिशरी अब पॉलिटिकल स्टेप्स लेने शुरू कर दे और गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट फंक्शनरीज को हैरेसमेंट में ले आए और उनको फिर फ्ली भागना पड़े यहां से, फिर डेफिनेटली एक क्लैश विद द जुडिशरी आ सकती है। मगर अब आप आइए, और वो स्टेज अभी नहीं आई है। देखना ये है कि क्या वो स्टेज आती है या नहीं, या किसी और स्टेज में हम चले जाते हैं। दूसरी स्टेज किस में हम जा सकते हैं, ये सवाल आया ना फिर। साहब, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।